रीमेजरमेंट। मान लो आपको लगा कि 4 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप 4 साल के बाद आपको असेट नहीं चाहिए, आप अकॉर्डिंगली 4 साल का पीवी निकाल करके लीज लाइबिलिटी निकाल के रिकॉर्डिंग करना चालू किए। ठीक 2 साल कंप्लीट हुआ था, 3rd ईयर में आपको लगा, से सब कुछ ऐसे वही एग्जांपल है, 3rd ईयर में आपको लगा कि नहीं यार 5 साल का एक्सटेंशन तो हमको लेना होगा। अब सिचुएशन ऐसा आ गया कि भाई 5 साल का वो लेना पड़ेगा, मेरे को एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। तो आप कुछ मत करो, 2 साल जो कंप्लीट हुआ वहां तक का आपकी बैलेंस शीट में आरओयू असेट आ चुका होगा और लीज लाइबिलिटी आ चुका होगा, जैसे भी मैंने अकाउंटिंग करना सिखाया उसके हिसाब से। अब बैठ जाओ चुपचाप और क्या करो कि अब जो अगला 7 साल, मैं 7 साल क्यों बोला लॉजिक समझो, 2 साल गुजर चुका है, 2 साल प्राइमरी लीज पीरियड बाकी है, 5 साल का एक्सटेंशन है, तो अब 7 साल बचा। तो वो जो 7 साल है ना उसका पीवी निकाल लो आज। 7 साल जो फ्यूचर में लीज पेमेंट आप करने वाले हैं उसका पीवी निकाल लो और अकॉर्डिंगली जो भी नया पीवी आता है उससे लीज लाइबिलिटी को एडजस्ट कर दो और जितना रुपया आपको लीज लाइबिलिटी एडजस्ट करने मिला उतना रुपया आरओयू असेट को, जो राइट ऑफ यूज असेट है, उसके बैलेंस को बढ़ा दो। कोई प्रॉफिट लॉस आपको निकालने का है नहीं, कुछ प्रॉफिट लॉस आएगा नहीं। रीमेजरमेंट डजंट गिव राइज टू एनी प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द लीज लाइबिलिटी विल कॉरेस्पॉन्डिंगली बी एडजस्टेड विद द इंक्रीज इन द आरओयू असेट, दैट्स इट। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझाऊं तो मेरे को थोड़ा सा वक्त दो, मैं थोड़ा सा नीचे जगह निकाल करके समझाता हूं। मान लो 2 साल के बाद आपकी बैलेंस शीट में आरओयू असेट 5 लाख का था और लीज लाइबिलिटी थी से 6.5 लाख की। ये शुरू में आपने जब रिकॉर्डिंग की थी तब आरओयू असेट लीज लाइबिलिटी दोनों बराबर था, फिर डिप्रिशिएट कर करके आरओयू असेट यहां पहुंचा और लीज लाइबिलिटी इंटरेस्ट का अकाउंटिंग कर करके यहां तक पहुंची। अब मान लो जो 7 साल का आपने पीवी निकाला, क्योंकि अब 2 साल तो गुजर चुका और +2 माने 2 और +5 7 ईयर्स, तो उसका पीवी आपने निकाला तो पीवी निकला मान लो से 10.9। तो आपको कुछ नहीं करना, लीज लाइबिलिटी को 4.4 से बढ़ा देना है, 4.4 से बढ़ा देना है और 4.4 से आरओयू असेट को बढ़ा देना है। मतलब एक एंट्री मारनी है मुन्ना, आरओयू असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 4.4, और ये 4.4 का अमाउंट कैसे निकला मैंने क्लियर कट समझा दिया। अब इसको लेकर के 2-3 तो फाइन ट्यूनिंग मुझे आपको करके देना है। पहला बात तो ये कि जब आप लीज लाइबिलिटी रिकैलकुलेट करोगे 7 ईयर्स वाला तो न्यू डिस्काउंटिंग रेट, अब आज का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जो डिस्काउंटिंग रेट है वो लेना है। रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट, ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट आप यूज नहीं करोगे, नया डिस्काउंटिंग रेट यूज करोगे। तो सर क्वेश्चन पेपर वो हमें फर्निश करेगा, आंसर इज यस, फर्निश करेगा। सिर्फ 2 सिचुएशन ऐसा है जहां पे ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट, जो पहली बार आपने 4 साल के वक्त जो लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो डिस्काउंटिंग रेट यूज किया था, सिर्फ 2 सिचुएशन में आप उसको यूज कर सकते हो। 1, अगर चेंज इज देयर इन दी एक्सपेक्टेड गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, लेसी की बुक से, तो अगर गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू में कोई चेंज है तब, अगर रीमेजरमेंट उसकी वजह से हो रहा है तब, और अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स में कोई चेंज है, चेंजेस इन द इंडेक्स ऑफ द लीज रेंट, इन्फ्लेशन इंडेक्स में अगर कोई चेंज है तब। सिर्फ ये 2 ही सिचुएशन ऐसा है जब आप ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट यूज करोगे, अदरवाइज आपको रिवाइज्ड या नया डिस्काउंटिंग रेट, मतलब जो लेटेस्ट सिनारियो में आज के दिन 2 साल गुजरने के बाद आज जिस तरह का बोरोइंग रेट आपका होगा वो लेकर के आपको करना पड़ेगा। ओके, सो लास्ट लाइन में खाली पढ़ के सुना देता हूं, या पूरा ही पैराग्राफ एक बार आपके लिए मैं पढ़ देता हूं, आप जरा देखो। लिखा, इफ द लेसी हैज नॉट इंक्लूडेड द एक्सटेंशन ऑप्शन और परचेज ऑप्शन इनिशियली, but after a certain period of time the lessee is reasonably assured that the lease period will be extended or purchase option will be exercised, then the lessee will, and vice versa नहीं, and both होना चाहिए, either और तो है ही, then the lessee will recalculate the lease liability prospectively using revised discounting rate. Original discounting rate will be used only when there is a change in the residual value or in the inflation index. 2. Change the liability amount accordingly by debiting or crediting the ROU asset. Profit and loss will not arise. Story over.